हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली आज हम लोग अपने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ही नहीं, पूरे इकोनॉमिक्स के सिलेबस को एंड कर देंगे। एक आखिरी चैप्टर जो बोर्ड एग्जामिनेशन में 6 to 8 मार्क्स तक का पूछा जा सकता है, कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर। स्पेशली दो खास नेबर हमारे, चाइना और पाकिस्तान, हम इनकी बात करेंगे। इन तीनों कंट्री ने कैसे डेवलपमेंट पाथ को शेयर किया, कहां पे थे, कहां तक पहुंचे, इन सारे टॉपिक पे बात करेंगे। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। आई नो आप लोगों को लगता है कि ये बोरिंग चैप्टर है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद नेक्स्ट 45 मिनट्स के अंदर ये चैप्टर आपके इंटरेस्टिंग बना दूंगा, और जो क्वेश्चन आएगा वो भी डिस्कस करूंगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर। साथ में जितने भी डेटा इस चैप्टर के अंदर, काफी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, तो मैं वीडियो के एंड में आपको सारे बता दूंगा, जैसे अब तक बताते हुए आ रहा हूं। तो हमारा इकोनॉमिक्स का भी आज सिलेबस पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ये तीनों कंट्री लगभग एक ही टाइम पर आजाद हुए। और आज अगर ओवरऑल देखा जाए तो चाइना बहुत आगे निकल गया है। इंडिया जो है एक एवरेज स्टेट पे है, और पाकिस्तान जो है अभी काफी पीछे है। ठीक है, अब तो ये रहे नहीं, लेकिन मतलब रहे नहीं मतलब पीएम नहीं रहे, ऐसे तो हैं ये। ठीक है, तो कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर। कंपैरेटिव डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर इज एन इंपॉर्टेंट नॉलेज टू possess एज एन इंडियन सिटीजन। आप एक इंडियन सिटीजन होने के नाते आपको पता होना चाहिए इंडिया के बारे में, साथ में जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके बारे में, स्पेशली चाइना और पाकिस्तान के बारे में। बिकॉज चाइना और पाकिस्तान दोनों इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, तो ये हमसे टच करता है इनका बॉर्डर, तो इनके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। एज अ रैशनल सिटीजन ऑफ अ कंट्री, यानी एक बुद्धिमान सिटीजन होने के नाते ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ योर कंट्री एज वेल एज नेबरिंग कंट्री। दिस अंडरस्टैंडिंग इनेबल, ये हमें क्लासेस योग्य बनाएगा कि हम ये पता कर सकें हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है, साथ में उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है। चैप्टर नंबर 1 से लेकर अभी तक हमने जो भी चैप्टर नंबर 7 तक पढ़ा, वो सब कुछ था इंडिया के बारे में। इस चैप्टर में हम इंडिया के बारे में कम, और चाइना और पाकिस्तान की डेवलपमेंट पॉलिसी, किस तरीके से डेवलपमेंट पाथ उन्होंने चूज किया और कहां पे पहुंचे आज, किस सेक्टर में क्या रोल प्ले किया, सब हम इस चैप्टर में बात करेंगे। Hence, it is important to study the comparative development of India and its neighbor. India, Pakistan, China are neighboring country. All these countries are sharing border to each other. All these country, India, Pakistan, China, begins towards the economic development at the same time. In addition, India, Pakistan attained independence 1947. है ना, 15 अगस्त को इंडिया, 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हो गया। जबकि चाइना वॉज इंडिपेंडेंट इकोनॉमी इन द ईयर ऑफ 1949। चाइना 1949 में इंडिपेंडेंट हुआ, यानी कि हमसे भी 2 साल बाद, और हमसे बहुत आगे निकल गया है अगर मैं जीडीपी की बात करूं कंट्री की। लेकिन क्लास सून उन्होंने सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे काम करा, और आज चाइना बहुत आगे निकल गया, अमेरिका को टक्कर देता है चाइना पूरी तरीके से। अच्छा देखो, एक कोल्ड वॉर की बात करता हूं, थोड़ा सा हमें चैप्टर पे आते हैं। हम बात करेंगे अभी चाइना के बारे में, फिर पाकिस्तान के बारे में, बट उससे पहले, इन द पोस्ट कोल्ड वॉर नेशंस हैव बीन प्राइमरली ट्राइंग टू अडॉप्ट वेरियस मींस व्हिच विल स्ट्रेंथन देयर ओन डोमेस्टिक इकोनॉमी। टू दिस इफेक्ट दे आर फॉर्मिंग वेरियस रीजनल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक्स। लाइक बहुत देखो होता क्या है, जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ। अच्छा, कोल्ड वॉर क्या होता है? कोल्ड वॉर 1947 से लेकर 1991 तक का पीरियड है, जहां पे रशिया और अमेरिका के बीच में एक टेंशन था। अमेरिका सुपर पावर बनना चाहता है, और जो रशिया है वो सुपर पावर बनना चाहता है। रशिया को लगता है हम सबसे आगे हैं, अमेरिका को लगता है हम सबसे आगे हैं, तो उनके बीच मन मुटाव वाला वॉर है। ये कोल्ड वॉर है, किसी की जान नहीं गई इसके अंदर, बस बैरियर्स लगाते चले गए, जो उनका दोस्त है वो हमारा दुश्मन है, इस तरीके से मारकाट कहीं नहीं हुई। तो ये वो पीरियड जहां पे जियो पॉलिटिकल टेंशन था बिटवीन द सोवियत यूनियन, जिसको आज हम लोग रशिया बोलते हैं, यूएसएसआर, विद इट्स सैटेलाइट स्टेट, एंड द यूनाइटेड स्टेट्स विद इट्स allies after the World War II. हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिगन्स 1946-1947। वर्ल्ड वॉर 1 की बात करें 1914 से 1918 तक चला। वर्ल्ड वॉर 2 1939 से लेकर 1945 तक चला। अब जो कोल्ड वॉर खत्म हुआ ना, तो हर कंट्री ने अपनी अपनी ग्रुपिंग्स बनानी चालू कर दी। ठीक है, या फिर कोल्ड वॉर स्टार्ट होने के बाद ही कि हम 5 कंट्री हैं, हम पांचों कंट्री डिसाइड करेंगे किस तरीके से, जैसे G20 सबमिट हुआ था इंडिया के अंदर, उसी तरीके से क्लास G20 क्या होता है? ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, 20 मेंबर्स, तो 20 कंट्री का ग्रुप बन गया। अब हम 20 के 20 लोग बात करेंगे कि हम इकोनॉमी को कैसे डेवलप करेंगे, क्या कॉमन स्ट्रेटजी अपनाएंगे, कैसे ट्रेड को फैसिलिटेट करेंगे, है ना, वो सारी की सारी चीजें। तो कई सारे ग्रुपिंग, जैसे सार्क हो गया,
साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, सिमिलरली यूरोपियन यूनियन, एशियन ग्रुप ऑफ 8 कंट्री, ग्रुप ऑफ 20 कंट्री, ग्रुप ब्रिक्स, है ना। इन सब के बारे में आगे चल के बात करेंगे, हमारी कंट्री भी ब्रिक्स के अंदर शामिल है। ओके, नेक्स्ट है चाइना। अब हम यहाँ पे पूरी तरीके से बात करेंगे चाइना की, और चाइना के जो मैं 5 पॉइंट बताऊंगा ना बेटा, उनमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सीरीज के अंदर बताते आ रहा हूँ हर चैप्टर में, यहाँ भी इस 5 में से एक क्वेश्चन आएगा जो मैं क्लास अगले पेज में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। चाइना ऑफिशियल द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इज अ कंट्री इन ईस्ट एशिया एंड इट्स वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री। 2017 की बात करूं 1.428 है ना, 142 करोड़ की जनता चाइना के पास थी, थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है एरिया के मुकाबले में। और 1949 में 1 अक्टूबर 1949 में चाइना जो है इंडिपेंडेंट हो गया। ऑफिशियल लैंग्वेज मैंड्रिन है और 70% से ज्यादा चाइनीज पीपल जो है वो मैंड्रिन यानी कि लगभग 70% लोग चाइनीज भाषा बोलते हैं। चाइना वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। चाइना वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी आफ्टर यूएस। यूनाइटेड स्टेट्स के बाद पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अंडर वन पार्टी रूल। ऑल द क्रिटिकल सेक्टर, चाइना जैसे ही आजाद हुआ सरकार ने सारे क्रिटिकल सेक्टर्स को अपने अंडर ले लिया, सरकार ने सारी जमीन को अपने अंडर ले लिया। सारी जमीन हमारी है, तुम बस इस पे काम करो। जैसे लीज पे होता है ना, यहाँ पे इंडिया में क्लास कई सारे स्टेट्स के अंदर कई सारे सिटीज के अंदर लीज पे दी जाती है जमीन। आपको प्लॉट आपको मिल गया 99 या 90 इयर्स के लिए, उसके बाद सरकार वापस ले लेगी, पर लेती नहीं है वापस, क्योंकि अब ये ईयर देखा भी नहीं, किसी 90 साल गुजारे भी नहीं है। लेकिन जनरली सरकार कुछ और काम करती है, उसको रिन्यू करेगी या जो भी कुछ करेगी, बट हाँ वो सरकार के कंट्रोल में रहेगा। चाइना के डेवलपमेंट में 5 पॉइंट्स हैं जिन्होंने चाइना ने जो फॉलो किए, जिसमें से सबसे पहला जो पॉइंट है वो है GLF, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, लंबी छलांग। माओ जेडोंग आजाद हुए, माओ जेडोंग के हाथ में चाइना की कमान आई। चाइना ने बोला कि अगले 5 साल में हम लोग जो है वो ब्रिटेन को, यूएस को पिछाड़ देंगे, लंबी छलांग लगाएंगे। इसको बोलते हैं ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। एक ऐसा कैंपेन चला इन्होंने एग्रीकल्चर को ना एक नए लेवल पे लेके गए। इन्होंने बोला सब लोग अलग अलग खेती बाड़ी मत करो, सब एक साथ रहो, एक ही जगह पे मिलजुल कर सब लोग खेती बाड़ी करो। और कुछ लोगों को बोला गया कि अपने यहाँ पे आप स्टील के कारखाने लगाओ। इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया गया, घर घर में कारखाने लगवाए गए और लोग दिन रात मजदूरी करते थे और अनाज उगाते थे और फिर इस फूड क्रॉप को ले जाके बाहर हाई दामों में बेचा करते थे। तो इन्होंने बोला नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर हमें सबको पिछाड़ देना है। ग्रेट लीप, कितनी ऊंची सोच थी। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन वाज अ 5-year प्लान ऑफ फोर्स एग्रीकल्चर कलेक्टिवाइजेशन। सब लोग मिलजुल कर खेती बाड़ी करेंगे और रूरल एरिया में कारखाने लगाए जाएंगे। सच कहूं ना तो मुझे कहीं ना कहीं पर्सनली लगता है चाइना इस चीज में, जो इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन का सपना देखा उस टाइम पे, वो चाइना को आज सबसे आगे ले गया। आज चाइनीज प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में फेमस है, सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट जो है वो चाइना बना के दे देता है। चाइना की डेवलपमेंट एक नेक्स्ट लेवल पे है, उनकी बिल्डिंग्स, उनकी टेक्नोलॉजी अलग लेवल पे है। तो वो कहीं ना कहीं कि उस टाइम पर उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया। That was initiated by Mao to modernize Chinese economy in 1958. The main, कब आया ये क्लास? 1958 में। The main aim of this campaign was to transfer the agrarian economy into a modern economy through the process of industrialization. इन्होंने agrarian economy, इनकी जो agriculture की economy थी उसको इन्होंने modern economy में convert कर दिया। Although चाइना में इतना अच्छा खेती बाड़ी हो नहीं पाता, लेकिन उस टाइम पे माओ जेडोंग ने कलेक्टिवाइजेशन करके काफी प्रोडक्शन किया और बाहर अलग अलग कंट्री को इन्होंने सामान बेचा, एक्सपोर्ट भी किया। अंडर दिस प्रोग्राम पीपल वर इनकरेज टू सेट अप इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड्स। रूरल एरिया में कम्यून्स बना दिए गए। कम्यून्स का मतलब सब लोग मिलजुल कर खेती बाड़ी करेंगे। सारी फार्म पॉपुलेशन को 26,000 कम्यून्स में, 26,000 ग्रुप के अंदर बांट दिया। लेकिन GLF कैंपेन ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया। 3 से 5 करोड़, डेटा एग्जैक्ट कहीं नहीं है, चाइना कोई डेटा लीक नहीं होने देता। अभी भी आपको पता है HMPV ऐसे कुछ एक वायरस है जो अभी चाइना में चल रहा है, लेकिन चाइना उसका डेटा भी सामने आने नहीं देता है। तो 3 से 5 करोड़ लोगों की बताते हैं कि एक्सटॉर्शन, टॉर्चर करना, स्टारवेशन, फोर्स लेबर, सुसाइड आउट ऑफ डिप्रेशन, 3 से 5 करोड़ लोग बहुत होते हैं, कई कई देश की आबादी भी नहीं है इतनी। इन सब लोगों की जान चली गई। क्यों जान चली गई क्लास में बताता हूं आपको, रियल रीजन क्या है। तो ये है ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। ग्रेट लीप, ये है माओ जेडोंग साहब। और इस तरीके से देखो खेती बाड़ी होती थी, रियल पिक्चर है। इस तरीके से लोग जो है मिलजुल कर कलेक्टिवाइजेशन, खेती बाड़ी इस तरीके से किया करते थे। यहीं रहते थे और यहीं पे पास के एरिया में खेती बाड़ी करते थे। इनके बच्चे, ये सब बड़े बूढ़े सब एक ही काम किया करते थे।
एक 1958 में ही एक और कैंपेन लेके आए, फोर पेस्ट कैंपेन। फोर पेस्ट कैंपेन में इन्होंने बोला ये 4 जीव जंतु हमारे दुश्मन है, मच्छर, मक्खी, स्पैरो और चूहा। ये फसल को खा जाते हैं, खराब कर देते हैं, हमारी फसल नहीं खराब होने, इन चारों को खत्म कर दो जान से। लोग क्या करने लगे, ये बुरैया है, स्पैरो है ना, ये चिड़िया आपने देखा होगा अपनी बालकनी वगैरह में आते जाते, तो इनको ये गुलेल बना के ना मारने लग जाते थे, इनको ढोल बजा के ना पीटते थे, ये शोर से नीचे आ जाते थे बेचारे, ज्यादा उड़ नहीं पाते, ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाते, उनको पकड़ते थे, इस तरह जाला से इनकी माला बना के पहनते थे, इनको मारा करते थे। अब जब इन्होंने इनको मार दिया, इनकी आबादी खत्म कर दी लगभग, तो अब ये जो है इनकी आबादी जो है फिर क्या हो गया क्लास, बढ़ने लगा। इनकी आबादी जो है वो ग्रो होने लगी ग्रास ओपर्स की। तो ये ग्रास ओपर्स आते थे, पूरी की पूरी फसल चर के चले जाते। चिड़िया नहीं है तो कीड़े मकोड़ों को कौन खाएगा, फिर कीड़े मकोड़े क्या करते थे, उनकी आबादी बढ़ गई और ये क्लास क्या करने लगे, इनको खाने लगे, पूरी फसल बर्बाद करके चर के चले जाते थे। ऐसी भुखमरी छाई, लोग जो है बैठे बैठे जा, आज देखो लगता है इम्पॉसिबल सी चीज है, आज मोबाइल फोन है, कनेक्टिविटी है, मीडिया है ना, इंटरनेट है, बहुत कुछ है। पहले लोगों को अनाज नहीं, कहाँ जाएं, ये तो आज यहाँ पे, आज यूपी में रह रहे हो, बिहार में रह रहे हो, नहीं खाना मिल रहा है वहां से, तो आप यूपी में आ गए, यूपी से मुंबई चले गए। लेकिन भैया उस टाइम पे कहीं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी नहीं था, आपको एक घेरे के अंदर, दायरे के अंदर ही रहना था। लोग भूखे मर जाते, बैठे बैठे बच्चों की जान चली जाती थी ड्यू टू क्लास लैक ऑफ फूड, क्योंकि सारा का सारा अनाज जो है वो खराब हो गया, और जो थोड़ा बहुत अनाज बचा वो भी माओ जेडोंग ने बाहर इंपोर्ट कर दिया ज्यादा पैसों के लिए, तो देश के लोगों की जान चली गई। हालांकि बाद में माओ जेडोंग ने ये भी कहा कि ये हमारी गलती नहीं है, नेचुरल कैलामिटी थी। कोई डेटा कहता है 4 करोड़, कोई 5 करोड़, जनरली 3 से 5 करोड़ लोगों की मौत हो गई भुखमरी के कारण। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन वाज अ टोटल फेलियर, पूरी तरीके से वो फेलियर हो गया, क्योंकि ऐसे डेवलपमेंट के क्या फायदे जहां पे लोगों की जान चली जाए। पहला 1958 कैंपेन, जीएलएफ कैंपेन, ये आप ध्यान रखना, पेस्ट वाला जो है आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, मैंने आपकी नॉलेज अपग्रेड करने के लिए बताया क्यों फेलियर हुआ जीएलएफ कैंपेन। सेकंड, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, जब इनके ऊपर बात आई, अपोजिशन ने इनके ऊपर बात छेड़ना चालू कर दिया, भैया ये देखो कितने लोगों की जान चली गई, ये तो बेकार है जी, इनसे नहीं हो पाएगा। तो इन्होंने बोला कि हमारा कल्चर खतरे में। आपको पता है ना, जैसे इंडिया में क्या चाहिए तो चल रहा है, कल्चर का खेल चल रहा है इंडिया के अंदर, उसी तरीके से यहाँ भी यही चल रहा है, चाइना चल रहा था उस टाइम पे, कल्चरल रेवोल्यूशन की, हमारा कल्चर खतरे में है। माओ जेडोंग ने अपनी विचारधारा कि भाई मैं क्या सोचता हूँ, मेरी विचारधारा क्या है, मेरी आइडियोलॉजी क्या है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, वो बताना चालू कर दिया। और 1966-1976 का वो पीरियड था जहां पे माओ जेडोंग कौन सा रेवोल्यूशन लेके आए, कल्चरल रेवोल्यूशन। माओ जेडोंग ने बोला कि ये जो अपोजिशन पार्टी है वो बाहर से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स लेके आ रही है, रिफॉर्म्स लाएंगे तो बाहर हमारा कल्चर खत्म हो जाएगा। चाहे कोई भी इंसान अपना कल्चर जो है वो खत्म नहीं करना चाहता। तो इट्स एम वाज टू वीड आउट द पीपल हु अपोज द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। तो इनकी जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है ना, कम्युनिस्ट पार्टी के थे, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी, इनकी विचारधारा थी, जो भी उसके अपोजिट ज्यादा था उनको मारते पीटते थे। अंडर दिस स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स वर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम द कंट्री साइड। हाउएवर व्हेन रशिया हैड कॉन्फ्लिक्ट, रशिया ने ना अपने बहुत सारे लोग भेज रखे थे चाइना के अंदर, चाइना को डेवलप करने के लिए, बट रशिया की जो लड़ाई हो गई ना चाइना के साथ, सरकार बदलते ही, तो क्लास वहां पे उन्होंने सारे प्रोफेशनल्स जो भेज रखे थे, जो इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर रहे थे चाइना के अंदर, उन सबको वापस बुला लिया। तो कल्चरल रेवोल्यूशन के अंदर इन्होंने माओ जेडोंग की किताब थी, रेड बुक कहते हैं इसको, और इन्होंने इस किताब के अंदर अपनी विचारधारा डाल दी। जैसे आरएसएस वगैरह है ना अभी इंडिया में, उसी तरीके से क्लास ये बड़े स्केल पे लोग इनकी बुक को पढ़ते थे, फॉलो करते थे, मारपीट करते थे जो इनकी विचारधारा खिलाफ था। ऐसा भी कहते हैं कि अपने घर वालों को भी मारते पीटते थे लोग अगर उनके घर वाले भी माओ जेडोंग की विचारधारा के खिलाफ हैं। जैसे आजकल आप मीडिया में देखते हो तो लोग बोलते हैं कि भाई मोदी जी के बारे में कुछ बोल दिया तो एक ग्रुप जो है भड़क जाता है, उसे मोदी भक्त बोलते हैं, और एक अगर राहुल गांधी के बारे में कुछ बोल दिया तो दूसरा ग्रुप भड़क जाता है, भाई है ना, पप्पू को ही बोल दिया तो दूसरा भड़क जाता है। तो यहाँ पे इसी तरीके से चल रहा था, तो ये लोग भड़क जाते थे। इस किताब को पढ़ के ये लोग एक तरीके से ना, ये रेड बुक पढ़ के इनकी विचारधारा को ये लोग फॉलो करते थे, और जो उसके अपोज में ज्यादा था उनको मारा पीटा करते थे। यही था कल्चरल रेवोल्यूशन की, पूरी रेड आर्मी थी। इस एक आर्मी थी इनकी जिनको बोलते हैं रेड आर्मी। ये मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ क्लास, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता, हिस्ट्री के ऊपर बहुत लंबी है, लेकिन हाँ क्योंकि ये बोरिंग चैप्टर है, ऑल्दो मैं इसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। फिर 1976 सितंबर के अंदर माओ जेडोंग की डेथ हो गई, और जब डेथ हो गई तो फिर उसके बाद ये लोग रिफॉर्म्स लेके आ गए। तो तीसरा पॉइंट है रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन चाइना।
द प्रेजेंट डे फास्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन चाइना कैन बी ट्रैक बैक। ये कहते हैं कि 1978 के बाद, जो कि बात सही है, 1978 में जब रिफॉर्म्स आए चाइना बहुत आगे निकल गया। 1978 तक ऑलमोस्ट तीनों कंट्री सेम पोजीशन में थे, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, बट 1978 के बाद चाइना जो है वो रिफॉर्म्स लेके आया। रिफॉर्म्स को इन्होंने ना अलग अलग फेजेस में लागू किया। पहले फेज के अंदर इन्होंने रिफॉर्म्स को एग्रीकल्चर और फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में लागू किया। मुझे चाइना की एक बात अच्छी लगी जो हमारी कंट्री ने फॉलो नहीं किया। हमारी कंट्री जो एलपीजी लेके आई तो 1991 में लेके आई, और वो एग्रीकल्चर में लेके ही नहीं आई, इंडस्ट्रियल सेक्टर में लेके आई। लेकिन इन्होंने एग्रीकल्चर भी और इन्वेस्टमेंट सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, इस पे काम किया, और यही रीजन है कि आज फॉरेन ट्रेड में चाइना का शेयर जो है बहुत ज्यादा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में कम्यून लैंड जो थे ना वो सबको अलॉट अलग अलग कर दिया। पहले पूरा ग्रुप का लैंड था, ग्रुप एक साथ खेती बाड़ी करेगा, अब सबको तोड़ तोड़ के अलग अलग जमीन दे दी। मालिकाना हक चाइना की सरकार के पास ही था, लेकिन जमीन दे दी, आप खेती बाड़ी करो, टैक्सेस पे करने के बाद सारा सारा जो भी अनाज बचता है वो सब रख सकते हो आप। फिर लेटर स्टेज में रिफॉर्म्स को इनिशिएट किया गया इंडस्ट्रियल सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर फर्म्स को एंट्री दे दी कंपटीशन के लिए, और फिर जो सरकारी कंपनी थी ना, स्टेट ओन एंटरप्राइज, उन लोगों को, वो लोग प्राइवेट के साथ कंपटीशन करते थे। ये तो सेम है जैसा इंडिया में होता गया। 1991 तक सब सरकार अपने हाथ में रखती थी, लेकिन 1991 के बाद सरकार ने धीरे धीरे चीजों को प्राइवेटाइज करना चालू कर दिया। तो ये था आपका रिफॉर्म्स। डुअल प्राइस इन द रिफॉर्म्स प्रोसेस। रिफॉर्म्स प्रोसेस में सरकार ने डुअल प्राइस सेट कर दिया। कुछ ऐसी चीजें थी जो नेसेसिटीज थी, जो जरूरी थी जीवन व्यापन के लिए, सरकार कहती थी चाइना की वो चीजों का प्राइस हम सेट करेंगे। उसका प्राइस कौन सेट करेगा? गवर्नमेंट। और फॉर अदर ट्रांजैक्शंस उसका प्राइस जो है वो डिमांड सप्लाई, यानी मार्केट में जो डिमांड सप्लाई होगी उस हिसाब से प्राइस को सेट किया जाएगा। और पांचवा है एसईजेड। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन वर सेटअप इन चाइना। तो चाइना में स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप किया गया, यानी एसईजेड, जो इंडिया में भी है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक ऐसा एरिया, एक ऐसा जोन जहां पे कंपनियों की ही भरमार है। वो कंपनियां एक्सपोर्ट करेंगी, बाहर कंट्री में सामान बेचेंगे। एक्सपोर्टेड ओरिएंटेड यूनिट बोलते हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट भी बोलते हैं उसको, ईओयू बोलते हैं। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट है चाइना के, और ये 5 के 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएलएफ, कल्चरल रेवोल्यूशन, एसईजेड, डुअल प्राइसिंग सिस्टम, और कौन सा था? एसईजेड, डुअल प्राइसिंग सिस्टम और रिफॉर्म्स। ये 5 पॉइंट आप ध्यान रखना। तो ये था चाइना के बारे में सारी चीजें। ठीक है, चाइना के बारे में और भी पढ़ेंगे आगे चल के, बट फिलहाल आते हैं क्लास पाकिस्तान के बारे में, हमारा पड़ोसी मुल्क जो हमसे ही अलग हुआ था। Pakistani, officially the Islamic Republic of Pakistan, is a country in South Asia. It's world 5th most populous country. वर्ल्ड पे 5वें नंबर पे है, एक्सीडिंग 212.7 मिलियन पीपल, यानी कि 2 करोड़ की लगभग, सॉरी 21 करोड़ की पॉपुलेशन है। गेन इंडिपेंडेंस ऑन 14th of August 1947, और 1971 में फिर ईस्ट पाकिस्तान जो है, सिविल वॉर इन द ईस्ट पाकिस्तान रिजल्टेड इन द इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश। फिर पाकिस्तान से अलग होकर क्या बन गया? बांग्लादेश बन गया 1971 में। और बांग्लादेश भी 34वां लार्जेस्ट कंट्री है। और इट्स हिस्ट्री, पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ, मिलिट्री रूल, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। 5-5 साल भी सरकार जो है पाकिस्तान में टिकती नहीं है, इंस्टेबिलिटी है। मिलिट्री सारा का सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखता है मोस्टली। इट हैज द सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन, इंडोनेशिया के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है। इनकी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, और ये इस उर्दू भाषा के चलते ही इन्होंने बांग्लादेश के साथ अत्याचार किया, और फिर बांग्लादेश की मदद की इंडिया ने अलग होने में। बट पहले तो पाकिस्तान का हिस्सा था, बाद में वो बांग्लादेश नाम बन गया। वो भाषा के उस पे ही हुई थी सारी की सारी लड़ाई। अभी नहीं, कर्नाटक में नहीं देखते वो कन्नड़ भाषा को कितनी प्रायोरिटी देते हैं, तो उसी तरीके से भाषा के बेसिस पे जो है वो लड़ाई हुई, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। बहुत गलत किया पाकिस्तान ने, और बांग्लादेश जो है फिर वो अलग हो गया। पाकिस्तान की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। पाकिस्तान फॉलो द मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल विथ को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो जो पाकिस्तान इकोनॉमी है, उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनाया, जहां पे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर देश को डेवलप करेंगी। इंपोर्टेंस ऑफ द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन अर्ली 1970 के अर्ली में सरकार सारा का सारा रोल क्या कर रही थी? अपने हाथ में रख रही थी। अर्ली 1970 नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री टुक प्लेस। सरकार ने क्या किया? नेशनलाइजेशन कर दिया, मतलब सारी चीजें हम बनाएंगे, हम अपने पास सारी मशीनरीज रखेंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर, लेट 1970 में सरकार ने क्या किया? प्राइवेट सेक्टर के हवाले धीरे धीरे चीजों को करना चालू कर दिया। देयर वाज अ शिफ्ट इन द गवर्नमेंट पॉलिसी व्हेन इट इज अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डी नेशनलाइजेशन, मतलब चीजों को प्राइवेट के हवाले करेंगे। गवर्नमेंट इंकरेज करती थी प्राइवेट सेक्टर को, और उनको बहुत सारे इंसेंटिव देती थी कि भाई वो जो है वो नई नई इन्वेस्टमेंट्स को लेके आए, बिजनेस को बढ़ाएं। ये रहा। तो जब थोड़ा सा बता देता हूं, 2 मिनट लूंगा, आई नो ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है स्टिल। जब
जब पहले क्लास अंग्रेजों ने जब डिसाइड किया फाइनली कि भाई अब भारत को बहुत लूट लिया, अब संभाला नहीं जा रहा है, लेकिन अंग्रेज चाहते थे, है ना, कि जिंदगी भर जो है ये कहीं ना कहीं लड़ते रहे आपस में, बिगड़ते रहे, मतलब अंग्रेज हमारा भला सच में नहीं चाहते थे। लेकिन फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है अब हम चले जाएंगे, अब अपना देश आप संभालो। अब कैसे संभालोगे देश बताओ, लड़ कट के मर मत जाना, यूनाइटेड नेशन हमारे ऊपर आ जाएगा, हम तुम्हें खुशी खुशी हम तुमको आजाद कर रहे हैं। उस टाइम पे मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, वो पाकिस्तानी जो भी मुस्लिम लोग थे ना उनके भगवान थे। वो कह रहे थे नहीं भैया हमारी मुस्लिम माइनॉरिटी है, वो लोग हमको पूछेंगे नहीं, अब हमको अलग देश दे दो, हमें अपना देश बनाएंगे। तो कैसे दें, तो जहां जहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थे बांग्लादेश में, मतलब सॉरी मतलब इसे बंगाल बोलो, बांग्लादेश में बोलो, बंगाल के एरिया में और यहाँ के एरिया में जहां जहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी, उस हिसाब से इसको एरिया को पाकिस्तान नाम दे दिया और 14 अगस्त को इनको आजाद कर दिया। वेस्ट पाकिस्तान हो गया, ये ईस्ट पाकिस्तान हो गया। आज ये ईस्ट पाकिस्तान हमारे मैप में जो है, वर्ल्ड मैप में, ये बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे जो शेख मुजीबुर रहमान थे वो एक तरीके से इनके लीडर थे, और यहाँ पे मिलिट्री रूल थे और कुछ और कुछ पाकिस्तानी मिलिटेंट्स थे। अब इन्होंने इन पे फोर्स करना चालू कर दिया कि भैया उर्दू ही बोलना पड़ेगा, उर्दू इज द ऑफिशियल लैंग्वेज। इन्होंने बोला भैया हम तो बंगला बोलते हैं, हम तो भाई बंगाली बोलते हैं, भैया हम उर्दू को क्यों ऑफिशियल लैंग्वेज क्यों घोषित करें। और ये इनको ना सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट करते, नीच छोटे जात की जैसे ट्रीट करते ना, वैसा ट्रीट करते थे इनको। इनको इलेक्शन लड़ने की भी पावर नहीं थी, और इनको मारा पीटा करना, ये अपर क्लास सिटीजन, ये लोअर क्लास सिटीजन। फिर बाद में, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, बाद में लड़ाई झगड़ा हुआ यहाँ पे। मोहम्मद अली जो सॉरी मतलब कि जो शेख मुजीबुर रहमान है, उन्होंने इलेक्शन कहीं ना कहीं से बात बनी, इलेक्शन लड़े, खड़ा हुआ है वो। जब वो खड़े हुए इलेक्शन लड़ने के लिए और वो जीत भी गए, तो इनको ये बात रही नहीं गई, इन्होंने जेल में बंद कर दिया, यहाँ के लोगों को मारना पीटना करना चालू कर दिया, रेप करना चालू कर दिया, घर वालों के सामने रेप करना, उनके बच्चों को जिंदा मार देना, है ना, इस तरीके से सब करने लगे। तो यहाँ से लोग भागने लगे इंडिया में, रिफ्यूजीज बन के, शरणार्थी बन के इंडिया में। 1 करोड़ लोग वहां से भागकर जो है इंडिया के अंदर घुसा। इंडिया के मरता क्या नहीं करता भाई, बॉर्डर के अंदर घुसा है, बचा लो बचा लो। तो उस टाइम पे इंदिरा गांधी ने इतने बोल्ड स्टेप लिए थे और पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह हराया था। पाकिस्तान हमसे लड़ने को तैयार था, यूएस पाकिस्तान का साथ दे रहा था, रशिया हमारा साथ दे रहा था। तो रशिया और इंडिया का बहुत पुराना नाता है, आपने हमेशा देखा होगा कि रशिया जो है वो हमेशा इंडिया को सपोर्ट करता है, और इंडिया भी रशिया को हमेशा सपोर्ट करता है। तो रशिया भी आया हमारे साथ, इनके साथ आया यूएस। फिर रशिया को देख के यूएस भागा पीछे, यूएस रशिया दोनों पीछे भाग गए, और फिर बचे कौन, ये और इंडिया। इंडिया ने ऐसी क्लास मुंह की दी इनको, तो ये बेचारे हार गए। और हारने के बाद फाइनली बहुत बोल्ड स्टेप्स के बाद ये थे मुजीबुर रहमान, ठीक है। और मुजीबुर रहमान वर्सेस पाकिस्तान पीपल पार्टी जो वेस्ट के थे। तो इस तरीके से देखो क्लास, पूरे टैंकर लेके आए, लोगों को मारा पीटा, लाशों की देखो, बच्चों की ना, ये बिल्कुल रियल इमेजेस है, लाशों की लड़ी लगा दी इन्होंने। फिर फाइनली क्लास इंदिरा गांधी ने मुजीबुर रहमान को उनका अपना देश जो है दिया, ठीक है। और इनकी बेटी ने फिर जाके आगे ये बांग्लादेश की जो है प्राइम मिनिस्टर बनी, ठीक है। शेख हसीना बोलते हैं आई थिंक, है ना। तो उन्हीं इन्हीं की बेटी है वो। तो इस तरीके से देखो क्लास, किस तरीके से पाकिस्तानियों को बुरी तरीके से हराया था, सेटलमेंट किया था, अग्रीमेंट साइन किया था, फिर जाके वो अलग हुए। तो ये वो सीन है, मतलब एक्चुअल सीन नहीं है, बस एक विजुअलाइजेशन है कि जब आ रहा था, रशिया आ रहा था, तो रशिया ने भी अपने क्लास ट्रूप्स भेज दिए, अमेरिकन ट्रूप्स भेज दिए। लेकिन जब बाद में पता चला कि रशिया इन्वॉल्व हो गया, तो अमेरिका खुद पीछे भाग गया। और चौथा, फाइनेंशियल सपोर्ट। अच्छा हाँ, ये देखते हैं क्लास, ये पॉइंट रह गया रीड करवाना। 1970 वॉर में इट इज एस्टिमेटेड दैट मेंबर ऑफ द पाकिस्तान मिलिट्री एंड सपोर्टिंग प्रो पाकिस्तानी इस्लामिक मिलिटेंट्स किल्ड ओवर 3 लाख एंड 30 लाख, 3 लाख एंड 30 लाख, 3 लाख टू 30 लाख सिविलियंस की, आम जनता की क्या गलती थी, उनको मार दिया। 4 लाख महिलाओं का रेप किया गया, अराउंड 4 लाख। तो ये बहुत दुखद घटना थी। एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इस विवाद के चलते फर्दर 1 करोड़ पीपल फ्लेड द कंट्री टू सीक रिफ्यूजी, शरणार्थी बनने के लिए इंडिया में आ गए। तो हमने बोला भैया कि हम हमारी कंट्री में सब लोग अगर आ जाएंगे तो फिर कैसे कैसे काम चलेगा। इकोनॉमी की पॉलिसी उनके देश के लोगों के लिए होती है, किसी दूसरे देश के लोगों के लिए नहीं है। टैक्सेस हमारे देश के लोग पे कर रहे हैं, बेनिफिट हमारे देश के लोगों को मिलना चाहिए। सब लोग अगर आ जाएंगे ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी। तब क्लास इंदिरा गांधी ने जो है वो बहुत बोल्ड स्टेप लिए थे, जिसकी वजह से क्लास वो हमेशा एक बोल्ड लेडी, एक आयरन लेडी के तौर पर जानी जाती हैं। चौथा, फाइनेंशियल सपोर्ट ड्यूरिंग लेट 1970। कोई भी इंसान है, उसकी कुछ अच्छे काम होते हैं, कुछ बुरे काम होते हैं, कई जगह वो सक्सेसफुल होता है, कई जगह वो अनसक्सेसफुल होता है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, ना मेरा कोई इंटरेस्ट, लेकिन मैं ये जानता हूं कि एक इंसान जो है अपने घर के 4 मेंबर को सेटिस्फाई नहीं कर पाता, 4 मेंबर को खुश नहीं कर पाता, तो एक इंसान पूरे देश को कैसे खुश करेगा, सीधी सी बात है। तो कुछ कमियां होंगी, कुछ पॉजिटिव होंगी, कुछ नेगेटिव। जब आप घर में 4 लोगों को खुश नहीं कर सकते, 4 लोगों को सहमति नहीं कर सकते आज की डेट पे, तो फिर पूरा देश संभालना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है।
है। During this period, Pakistan also received financial support from Western nations, remittance from immigrants to the Middle East. This helped the country in stimulating economic growth. सरकार ने उधार बहुत लिया, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने क्या करा ना, उधार बहुत लेना चालू किया। फिर पाकिस्तान में 5th पॉइंट क्या आ गया, ग्रीन रेवोल्यूशन। एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए सरकार हरित क्रांति लेके आई, जिसने क्लास पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाया, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया एग्रीकल्चर में, फूड ग्रेन सेक्टर में, जिसकी वजह से इकोनॉमी जो है वो काफी ग्रो होने लगी। अब हम तीनों के कंपैरिजन की बात करते हैं, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान का। द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ दीज 3 कंट्री ब्रॉडली क्लासिफाई इनटू 3 पैरामीटर से। पहला है डेमोग्राफिक इंडिकेटर, दूसरा है जीडीपी, तीसरा है सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन, तीनों लेवल पे, और चौथा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर। बस हम इन चारों लेवल पे कंपैरिजन करेंगे और ओवरऑल देख लेंगे कौन आगे पीछे है, दैट्स खत्म। ये नहीं कि हम इस पूरे चैप्टर में पूरा का पूरा चिट्ठा लेके बैठ जाएंगे अगले 70 साल का, है ना। डेमोग्राफिक की बात करें, 17-18 का डेटा उठा रहा हूं, यहां से क्वेश्चन कैसा आएगा बताता हूं आपको। ये आपको पूरा गिवन दे देगा, बोलेगा एक्सप्लेन करो। ये सारी चीज गिवन नहीं देगा, इसमें 2-3 चीजें गिवन दे देगा, बोलेगा कंपैरिजन करके बताओ डेटा देखते हुए, या कौन सबसे आगे है कौन सबसे पीछे है ना, वो चीज पूछेगा। नंबर्स भले ही ना पूछे आपको। पॉपुलेशन के मामले में सबसे आगे क्या है क्लास, चाइना, फिर इंडिया, फिर पाकिस्तान। मैं आज की डेट की बात नहीं कर रहा, डेटा आपकी बुक में जो दे रखा है सिलेबस के अंदर 17-18 का, उसकी बात कर रहा हूं। एनुअल ग्रोथ में सबसे आगे जो है वो क्या, पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो सबसे ज्यादा है। चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी लेके आए, 1 चाइल्ड पॉलिसी की बच्चा एक ही अच्छा। लोग फिर लड़के पैदा करने लगे। भैया लड़के पैदा करोगे तो उनकी शादी नहीं होगी, तो परिवार वैसे ही आगे नहीं बढ़ेगा, वैसे ही खत्म हो जानी है दुनिया। ये उनको बाद में रियलाइज हुआ, तो क्लास 2015 में इन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी को एबॉलिश कर दिया, 1 चाइल्ड पॉलिसी खत्म कर दी। नहीं तो पहले लोग एक ही बच्चा, उन्होंने बोला एक ही बच्चा पैदा करो। तो भैया इसीलिए वहाँ पे जो ग्रोथ रेट है 15 के बाद थोड़ा सा, जो मतलब कि एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो थोड़ा सा कम हो गया। इंडिया का 1.03 है। डेंसिटी यानी कितने लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में, इसमें चाइना सबसे अच्छा है, सिर्फ 148 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, तो भीड़ भड़का कम है। पाकिस्तान में 275। इंडिया इज हाईली डेंस कंट्री, 455 पॉपुलेशन पर किलोमीटर में रहते हैं। इंडिया में भीड़ सबसे ज्यादा है, और उसके रीजन ही बताऊं क्लास, इंडिया के जो फ्रीडम है इंडिया में वो बहुत ज्यादा है। आपको बहुत फ्रीडम है इंडिया के अंदर भैया, सरकार को खुलेआम गाली दो, सरकार के अपोजिशन में वीडियोस बनाओ, कोई नहीं रोकता, कोई नहीं टोकता, जो कुछ बोलना है बोलो सरकार को, तो वो थोड़ा फ्रीडम है। और ऑब्वियसली देश हमारा भारत है बहुत प्यारा, हर चीज़ अवेलेबल है, अलग अलग मुल्क के लोग एक साथ, मतलब अलग अलग जाति के लोग एक साथ रहते हैं, और बहुत अच्छा देश है, नो डाउट, जिस वजह से भीड़ ज़्यादा है। सेक्स रेशियो की बात करें, 924 फीमेल है इंडिया के अंदर पर 1000 मेल में, जबकि चाइना में ये ज़्यादा है और इन पाकिस्तान में भी ज़्यादा है। तो इंडिया एक मेल डोमिनेंस कंट्री तो है, हर किसी को तो नहीं, अब तो धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही हैं। सरकार जब से सेव द गर्ल चाइल्ड अभियान चला रही है ना, तो बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए बहुत सारी योजनाएं, पॉलिसीज सपोर्ट सरकार करती है, लेकिन फिर भी लोग चाहते हैं कि लड़का हो, ठीक है। फर्टिलिटी रेट, इंडिया में फर्टिलिटी रेट 2.2 है, जबकि सरकार से 2 मेंटेन करना चाहती है ताकि पॉपुलेशन थोड़ी कंट्रोल हो। चाइना में 1.7 है, जबकि पाकिस्तान में वो 3.6। फर्टिलिटी रेट का मतलब ये होता है कि एक महिला ऑन एन एवरेज कितने बच्चे पैदा कर सकती है या करती है। तो पाकिस्तान में क्लास बड़ी बड़ी फैमिलीज होती है, आपको पता है, तो 3.6 है, इंडिया में 2.2, यहाँ पे 1.7 चाइना में। अर्बनाइजेशन में चाइना सबसे आगे, 59% एरिया चाइना का अर्बनाइज हो चुका है, जबकि 37 है पाकिस्तान का, और इंडिया क्योंकि बहुत बड़ा है तो 34% एरिया इज ओनली अर्बनाइज्ड। जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो इंडिया ही इकलौती ऐसी कंट्री है 1980 से लेकर 2015-17 में जिसका जीडीपी ग्रोथ रेट दिखेगा 5.7 से 7.3। बाकी चाइना का ग्रोथ रेट 10.3 से 6.8 हुआ है, और इसका 6.3 से 5.3। तो इंडिया इकलौती ऐसी कंट्री है जिसने जीडीपी में 1980 से लेकर 2015-17 तक ग्रो किया है। अब यहां से एक शॉर्ट नोट आपको पूछ सकता है कि परचेसिंग पावर पैरिटी किसको कहते हैं, पीपीपी। ध्यान से समझना, परचेसिंग पावर पैरिटी एक ऐसी इकोनॉमिक थ्योरी है दैट अलाउज द कंपैरिजन ऑफ परचेसिंग पावर ऑफ वेरियस वर्ल्ड करेंसीज टू वन अनदर। हर कंट्री की करेंसी अलग अलग है, हर कंट्री का लिविंग स्टैंडर्ड अलग है। इंडिया में रहने के लिए आपकी पर मंथ की सैलरी कितनी होनी चाहिए, अमेरिका में कितनी होनी चाहिए, कनाडा में कितनी होनी चाहिए, और फिर जर्मनी में कितनी होनी चाहिए, तो भैया ये, या स्विट्जरलैंड में कितनी होनी चाहिए, सब अलग अलग है। तो अब कैसे कंपैरिजन करोगे गुड्स एंड सर्विसेज का, कंपैरिजन करने के लिए कॉमन यूनिट चाहिए। सो ये एक ऐसा इकोनॉमिक थ्योरी है जो अलाउ करता है कंपैरिजन करने के लिए परचेसिंग पावर का। ये
करेंसी एक्सचेंज रेट नहीं है, ये परचेजिंग पावर है। परचेजिंग पावर मतलब कि आप उतने रुपए से वहां कितना खरीद सकते हो, वहां कितना खरीद सकते हो। इस चीज को जानने के लिए ये क्लास, ये थ्योरेटिकल एक्सचेंज रेट अलाउ करता है टू बाय द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एवरी कंट्री। पीपीपी कंपैरिजन आर डन बाय वर्ल्ड बैंक। 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग पीपीसी जो पीपीपी कंपैरिजन है वो कौन करता है, वर्ल्ड बैंक करता है। और 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग परचेजिंग पावर पैरिटी यूएस और इंडिया का है $1 23 के बराबर। यानी कि अगर तुम इंडिया में 23 रुपए कमाते हो तो तुम 23 रुपए में जो सामान खरीदोगे, सेम सामान आप अमेरिका में जाके $1 में खरीद सकते हो। अगर क्लास आपको एक पानी की बोतल इंडिया में 23 रुपए की मिलती है तो अमेरिका में वो $1 की मिल जाएगी। ये ऑल्दो एक्सचेंज रेट नहीं है, ये परचेसिंग पावर पैरिटी है। यूएस डॉलर को यूनिवर्सली एक्सेप्टेड करेंसी माना जाता है, इसीलिए जीडीपी जो है अलग अलग कंट्री का वो परचेसिंग पावर पैरिटी यूएस डॉलर में मेजर किया जाता है। मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूं आपको पीपीपी, ऑल्दो समझ आ गया होगा आपको कि अगर आप 50,000 रुपए में इंडिया में जो लिविंग स्टैंडर्ड आप गुजार रहे हो, सेम लिविंग स्टैंडर्ड अमेरिका में गुजारने के लिए आपको कितने डॉलर की जरूरत है। तो 50,000 रुपए को डॉलर से कन्वर्ट नहीं करना, बिकॉज ये एक्सचेंज रेट नहीं है। तो इंडिया में अगर आप 50 रुपए में अपना परिवार चलाते हो तो वहां पे परिवार चलाने के लिए आपको कितने डॉलर चाहिए वो बताता है परचेसिंग पावर पैरिटी। जैसे एक एक जो बर्गर है वो अमेरिका में है 3.57 $3.57, ठीक है। और ये है पाउंड 2.29 पाउंड, वो कि ये किसके अंदर है, ब्रिटेन के अंदर या इंग्लैंड के अंदर। तो जो एक्चुअल एक्सचेंज रेट है वो $1 और $2 जो है वो £1 के बराबर है, एक्चुअल एक्सचेंज रेट। ये भी अजम्पशन है, मान लिया। लेकिन परचेसिंग पावर पैरिटी क्या है, 1.56। अगर आप डॉलर कमाते हो अमेरिका के अंदर एक बर्गर खाने के लिए, तो आपको वहां पे वो एक बर्गर जो है वो £1 में मिल जाएगा। लेकिन ये एक्सचेंज रेट देखो अलग है और ये अलग है। तो ये परचेसिंग पावर पैरिटी कहता है कि मैं यहाँ पे कितने रुपए कमा रहा हूँ, जितने रुपए मैं यहाँ से इतना सामान खरीद सकता हूँ, सेम सामान वहां पे मैं कितने उनकी करेंसी में खरीदूंगा। दिस एक्सचेंज रेट इज कॉल्ड परचेसिंग पावर पैरिटी। अगर मैं इंडिया में एक बर्गर 20 रुपए का खरीद रहा हूँ तो अमेरिका में वही बर्गर मुझे कितने डॉलर में मिलेगा, इसी को बोलते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी। सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास, है ना। जो जीएलएफ कैंपेन के बाद अगर कोई चीज इंपोर्टेंट है वो है सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन। अलग अलग सेक्टर यानी कि कंट्रीब्यूशन टू जीवीए या जीडीपी, जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स कितना है तीनों कंट्री की, उसकी बात करेंगे। ये भी एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, विद रीजन मैं बताऊंगा आपको। और कौन ज्यादा है कौन कम है किस चीज में, वो भी पूछ सकता है। रैंकिंग यानी कि इंडिया पाकिस्तान चाइना में कौन क्या रैंकिंग है। अगर मैं सेक्टर्स की बात करूं तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है इंडिया का वो सिर्फ 16% है। यानी टोटल जीडीपी का एग्रीकल्चर सिर्फ 16% कंट्रीब्यूट कर रहा है, जबकि जो एग्रीकल्चर में लोग काम कर रहे हैं वो 43% लोग, 43% लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं। 43% लोग जो है वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, जबकि एग्रीकल्चर में उनका कंट्रीब्यूशन कितना है, जस्ट 16%। आप सोचो कितना कंट्रीब्यूशन, जस्ट 16%। चाइना की अगर मैं बात करूं, चाइना में जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर का वो जस्ट 7% है। सोचो यार कितना कम है, क्योंकि चाइना का जो क्लाइमेट है, चाइना का जो रीजन है ना, वो एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं करता। अब हर कंट्री सेम सपोर्ट नहीं करता एग्रीकल्चर को खेती बाड़ी के लिए। कुछ होते हैं जहाँ पे पंजाब में बहुत खेती बाड़ी होती है, ठीक है, गोवा में कम होती है। तो डिपेंड करता है कि यार किस तरीके का स्टेट है। तो चाइना में जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है 7%, और जबकि चाइना में जो लोग काम करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में 26% लोग काम करते हैं। पाकिस्तान में भी लगभग 41% लोग खेतीबाड़ी सेक्टर में काम करते हैं, जबकि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है, 24%। मतलब सच कहूं तो पाकिस्तान का जो रीजन है ना वो काफी सुइटेबल है खेतीबाड़ी के लिए। तो पाकिस्तान में खेतीबाड़ी अच्छी होती तो पाकिस्तानियों के मजे ही मजे, अच्छी नहीं होती तो फिर उनको दिक्कत है। तो पाकिस्तान में खेतीबाड़ी जो है, एग्रीकल्चर जो है वो काफी ज्यादा चलता है। तो 24% का देखो, सोचो लोग सिर्फ 41% इंडिया से भी कम, लेकिन खेतीबाड़ी कितनी, लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है, 24%। इंडस्ट्रीज की बात करूं, इंडिया में 25% लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करते हैं, जबकि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 30% का है। चाइना में 28% लोग जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करते हैं, कंट्रीब्यूशन 41। तो चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना वो मैसिव है, इसीलिए चाइना का प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेटेड है। आपके घर में कितनी चीजें आती होंगी, पीछे पन्ना पीछे देखा करो, लिखा रहता है लेबलिंग पे, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। 24% लोग पाकिस्तान में इंगेज हैं, जो वर्क फोर्स है। अब वर्क फोर्स तो पता है ना, जो लोग काम कर रहे हैं। 24% लोग इंगेज हैं किसके अंदर,
इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सिर्फ 19% का है। तो सोचो चाइना का 28 में 41 है, और जबकि इसका बहुत कम है पाकिस्तान का, बिकॉज पाकिस्तान में जीडीपी का एग्रीकल्चर का जो कंपोनेंट है ना वो अच्छा है, उसका कंट्रीब्यूशन अच्छा है। तीनों का ही सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, ध्यान रखना है। इन शॉर्ट, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर का है? सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो किस सेक्टर का है? वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है आपका सर्विस सेक्टर का। अब चाइना में सबसे ज्यादा लोग भी सर्विस सेक्टर के अंदर काम करते हैं, 46% चाइना के लोग सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 52% है। इंडिया में 32% लोग काम करते हैं सर्विस सेक्टर में, कंट्रीब्यूशन 54% है, ड्यू टू क्लास आउटसोर्सिंग, ड्यू टू बीपीओ, ड्यू टू कॉल सेंटर्स। इंडिया जो है आउटसोर्सिंग का हब है, तो लोग 32% काम कर रहे हैं, आउटपुट जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना? 54%। पाकिस्तान में 35% लोग जो है काम करते हैं और कंट्रीब्यूशन कितना? 57%। तो इस सिचुएशन में मैं मानता हूं कि इंडिया सबसे बेहतर है। बहुत कम लोग काम करते हैं सर्विस सेक्टर में, बट जो आउटपुट निकल के आ रहा है वो काफी ज्यादा है। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करके चलना है, एग्जामिनेशन में ये चीज पूछी जा सकती है। नाउ HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एक ऐसा स्टैटिस्टिक डेवलप है, स्टैटिक डेवलप एंड कंपाइल्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस। किसने बनाया इसको? यूनाइटेड नेशंस ने, टू मेजर द वेरियस कंट्री लेवल सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हो रहा है, अलग अलग कंट्री कैसे डेवलप कर रही है, इसको पता कैसे करें, उसके लिए एक इंडिकेटर बनाया है यूनाइटेड नेशन ने, जिसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ऑब्वियसली पूरा ग्रो कैसे कर रहा है वर्ल्ड, वो कैसे पता चलेगा कंट्री? उनके ह्यूमन से ही तो पता चलेगा उनका ह्यूमन का डेवलपमेंट क्या है, ह्यूमन से ही तो क्लास बना हुआ है ना देश। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर्स ईच कंट्री सोशल इकोनॉमिकल बाय फोकसिंग ऑन द फॉलोइंग 4 फैक्टर्स। 4 चीजें देखी जाती है कंट्री की, कि बच्चा मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल कितने साल जाता है, पढ़ाई क्या है, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ क्या है, देश की जीएनआई क्या है, अकॉर्डिंग टू क्लास पर कैपिटा जीएनआई क्या है। और नॉर्वे जो है इस पे टॉप पे है। नॉर्वे का जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है ना वो सबसे टॉप पे है। मैं रेकमेंड करूंगा आपको कोई भी वीडियो उठा के एक बार नॉर्वे की ब्यूटी देखना, बहुत सुंदर है, गांव भी है शहर भी है, उसका एकदम मिक्स है, पूरा का पूरा डेवलप। तो नॉर्वे को जब आप देखोगे तो वहां पे स्कोर 0.957 है। एक्चुअली ह्यूमन HDI का जो स्कोर होता है वो 0 to 1 है। किसी का 0 स्कोर आया वो सबसे खराब, ठीक है, 0 तो आता नहीं, कुछ तो होगा ही, कहीं ना कुछ काम कर रहे होंगे वो। 1 आया तो सबसे अच्छा, 1 भी नहीं आता वो सबसे टॉप पे तो कौन ही पहुंचेगा, इसके बीच में रहता है। तो नॉर्वे का 0.957 है, इसका जो पॉइंट है ना HDI का जो पॉइंट है, जो पॉइंट मिलते हैं मतलब नंबर जो मिलते हैं वो 0.9 है 1 में से। तो सोचो नॉर्वे टॉप पे है, बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है, बहुत डेवलप है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स बेसिकली क्या है? HDI की जो वैल्यू है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो वैल्यू है वो इंडिया की 0.645 है, चाइना की 0.761 है, पाकिस्तान की 0.557। तो यहाँ देखा जा रहा है कि चाइना टॉप पे है और पाकिस्तान सबसे पीछे है, मिड में कौन है? इंडिया। रैंक की बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग, जो कंट्री की रैंकिंग हुई है उसमें चाइना की 87 रैंकिंग है, मतलब बहुत कोई अच्छी रैंकिंग नहीं है, 87 नंबर की रैंकिंग है। और रैंकिंग इसलिए भी पीछे है क्योंकि इन तीनों की ना आबादी बहुत है, जिसकी वजह से रैंकिंग तो पीछे रहनी है। पाकिस्तान की 154 है, जबकि इंडिया की 130। यहाँ पे इंडिया सेकंड नंबर पे, पाकिस्तान थर्ड, चाइना फर्स्ट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितनी है, कितने साल जीते हैं? अराउंड 69.7 ईयर्स। पाकिस्तान में और कम 67.3, और चाइना में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा है, उनके पास मेडिकल टेक्नोलॉजी अच्छी है जिसकी वजह से 77 ईयर्स ऑन एन एवरेज लोग जीते हैं। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग ऑन परसेंटेज, जो एज 15 साल से ऊपर के बच्चे एवरेज कितने साल जाते हैं स्कूलिंग, वो है क्लास यहाँ पे 6.5 ईयर्स, ये 8.1, ये 5.2। यहाँ भी चाइना टॉप पे है और पाकिस्तान सबसे पीछे। जीएनआई पर कैपिटा, परचेसिंग पावर पैरिटी यूएस डॉलर के कंपैरिजन में, यानी कि तीनों को फिर सेम आएगा ना कंपैरिजन, मेरी बात समझ रहे हो ना? अगर हर कंट्री की अपनी करेंसी में लिखने लगेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो कॉमन हमने बनाया परचेसिंग पावर पैरिटी, डॉलर को इंडिया में कन्वर्ट किया, डॉलर को चाइना में, डॉलर को पाकिस्तान में, और फिर ये बन गया। तो 6,681 पर पर्सन की जीएनआई है, जबकि पाकिस्तान के और कम है 5,000, और 16,000 जो कि क्लास लगभग 3 गुना है इंडिया से, पाकिस्तान से 3 गुना से भी ज़्यादा चाइना का पर पर्सन ग्रॉस नेशनल इनकम पर पर्सन, यानी कि हर इंसान देखो वहाँ पे कितना ज़्यादा पैसे कमा रहा है। इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट, 1000 बच्चे अगर पैदा होते हैं, उन 1000 बच्चों में से एक साल के अंदर अंदर 30 बच्चे इंडिया में उनकी डेथ हो जाती है। एक साल के अंदर अंदर 1000 नए बच्चे पैदा हुए,
है ना, न्यूबॉर्न बेबीज 30 साल के अंदर 30 बच्चों की मृत्यु हो जाती है 1000 में से, जो कि 1 साल के अंदर अंदर। यहाँ 7.4 है, कितना बेहतर है। तो चाइना का जो मेडिकल है ना, वो फैसिलिटी वो बहुत अच्छा है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत अच्छा है। पाकिस्तान का और खराब है, इंडिया से लगभग डबल के आसपास 57.2। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, 1 लाख बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं, महिलाएं 1 लाख बच्चे पैदा कर रही हैं, तो उसमें से 133 महिलाओं की डेथ हो जाती है इंडिया में, वो 29 चाइना में, और पाकिस्तान में 140। तो यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है आसपास है, बट चाइना का बहुत अच्छा है। तो ये उसकी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बताता है। लिबर्टी इंडिकेटर के बिना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर अधूरा है, और यहाँ पे चाइना मात खा रहा है। बाकी सब जगह ओवरऑल चाइना आगे निकला है, लेकिन लिबर्टी इंडिकेटर में चाइना मात खा रहा है। भले ही अर्निंग पर पर्सन बहुत ज़्यादा है, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है, लेकिन जो आज़ादी लोगों को मिलती है ना, वो बेहतरीन नहीं है। These are those indicators which represent the degree of civil or political freedom to the individual in a country. Examples: extent of democratic participation, social political decision making, the extent of constitutional protection of the independence of the judiciary and the rule of law. लोगों को वोटिंग्स की आज़ादी कितनी है, अपनी बात रखने की फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है, आज़ाद लोगों को लॉ कैसे प्रोटेक्ट करता है, सब लोगों के लिए लॉ बराबर है कि नहीं, ये सारी चीज़ें। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बी सेट टू बी इनकम्प्लीट अनलेस सच इंडिकेटर्स आर इंक्लूडेड, और इट इज एन इंडेक्स यूज टू मेजर द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन टेकिंग डिसीजन। देश के डिसीजन में जनताओं का क्या रोल है। जैसे सरकार बनती है तो वो जनता ही तो बनाती है ना, तभी तो गणतंत्र है ना। कंक्लूजन्स: इंडिया, चाइना, पाकिस्तान ट्रैवल मोर देन 5 डेकेड्स, 50 साल लगभग इन्होंने ट्रैवल किया। टिल लेट 1970 तक ऑल ऑफ देम वर मेंटेनिंग सेम लेवल ऑफ लो डेवलपमेंट, सबका डेवलपमेंट लो था। लेकिन लास्ट 30 इयर्स में चाइना सबसे आगे चला गया, पाकिस्तान सबसे पीछे रह गया। ये तीनों का कंक्लूजन है, तीनों कंट्री का। अब ये जितना भी हमने पढ़ा उन सबका एकदम निचोड़ है, और ये लास्ट पॉइंट है, फिर देन चैप्टर एंड है। Indian economy perform moderately, but majority of population is still depend upon agriculture. आज भी इंडिया में क्लास 43% अराउंड लोग खेती बाड़ी पर डिपेंड करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लैकिंग है मेनी पार्ट्स ऑफ कंट्री। रूरल अर्बन का डिफरेंस आज भी है, अर्बन एरिया डेवलप होता चला जा रहा है, रूरल एरिया अभी भी डेवलप नहीं हुआ। इट इज येट टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ मोर देन 1/4। अभी भी क्लास 25% के अराउंड जनता जो है वो गरीबी रेखा से नीचे है। तो ये इंडिया की बात है आज की डेट पे। अगला है पाकिस्तान। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल सरकार टिकती नहीं है, इनका डिपेंडेंस है रेमिटेंस पे, बाहर से इनको जो सपोर्ट मिलता है, उधार बहुत लेते हैं। चाइना की भी डेट ट्रैप पॉलिसी है ना, चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी बोलते हैं। चाइना क्या करता है, उधार देगा उधार देगा उधार देगा, फिर तुमसे गलत गलत काम करवाएगा, तुमसे लड़ाइयाँ करवाएगा, तुम्हारे यहाँ से तुम्हारी जमीन कब्जा करेगा। तो इसमें ये फंसा पड़ा है बुरी तरह से पाकिस्तान। अलॉन्ग विद द वोलाटाइल परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का परफॉर्मेंस बहुत वोलाटाइल है। वोलाटाइल मतलब तुरंत फसल अच्छी हुई, बारिश अच्छी हुई, माहौल अच्छा बना कंट्री का, फसल से काफी कमाई हुई, फिर नहीं तो फिर सड़क पे आ गए। द रिसेंट पास्ट इट इज होपिंग टू इंप्रूव द सिचुएशन। अभी हाल फिलहाल में दिख रहा है कि जीडीपी जो पाकिस्तान है वो ग्रो कर रहा है काफी, और मेनी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर बिगन शोइंग पॉजिटिव एंड हायर ग्रोथ रेट रिफ्लेक्टिंग द इकोनॉमिक रिकवरी। तो अब धीरे धीरे ग्रोथ रेट इनका दिख रहा है, जो कि पहले नहीं दिख रहा था। तीसरा चाइना। चाइना पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है, इट्स इम्प्लीकेशन फॉर ह्यूमन राइट्स आर मेजर। ह्यूमन राइट चाइना में ना मेजर कंसर्न है। लोगों को पैसा कमाओ, काम करो, लेकिन जो राइट्स है जो इंडिया में लोगों को मिल जाते हैं वो चाइना में नहीं मिलते। हाउएवर इन लास्ट 3 डेकेड्स इट इज, अच्छा चाइना जो है वो सोशलिस्टिक इकोनॉमी फॉलो करता है, इंडिया और जो पाकिस्तान है वो मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करते हैं। लेकिन चाइना धीरे धीरे मार्केट सिस्टम को भी फॉलो कर रहा है, लेकिन पॉलिटिकल कमिटमेंट को लूज किए बिना, और सक्सीडेड इन रेजिंग द लेवल ऑफ ग्रोथ अलोंग विद द एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। चाइना भी गरीबी को हटा रहा है और आगे निकल रहा है। चाइना हैज यूज्ड द मार्केट मैकेनिज्म टू क्रिएट एडिशनल सोशल बेनिफिट्स। सोशल बेनिफिट इन स्कूल्स और हॉस्पिटल चाइना के बहुत बेहतर है, वेरी। आपने चाइना के वीडियोस भी देखी होंगे, चाइना ओलंपिक्स में भी काफी गोल्ड लेके आता है, टॉप 3 कंट्रीज के अंदर रहता है, काफी मेडल्स लेके आता है। तो स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, हॉस्पिटल हो, इन सब में चाइना जो है वो टॉप पे है। बाई रिटेनिंग कलेक्टिव ओनरशिप, सरकार जो है वो सारी जमीन का भी ओनरशिप अपने हाथ में रखती है, सिर्फ उनको जमीन पे काम करने का, इनकम जनरेट करने का अधिकार है लोगों को, बट सरकार जमीन बेचती नहीं है। पब्लिक इंटरवेंशन इन प्रोवाइडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रॉड पॉजिटिव रिजल्ट्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो चाइना बेसिकली क्या करता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करता है, और जिसकी वजह से चाइना अभी सबसे आगे है इन तीनों कंट्रियों के बीच। लास्ट 30 ईयर्स में इतना आगे निकल गया।
तो इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो था सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन वाला चार्ट, एचडीआई और जीएलएफ कैंपेन जो था, और जो 5 पॉइंट चाइना के बताए थे आपको, दैट इज इंपॉर्टेंट। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 नंबर में क्वेश्चंस 1 से 2-3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं डेटा के, ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी, बट यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर जो है वो दी एंड हो गया। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना के जितने डेटा है, डेट है, इवेंट है, प्लीज याद कर लेना। सीयूईटी और क्लास 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन, दोनों में ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है इसको। पाकिस्तान इंडिपेंडेंट कब हुआ? 14 अगस्त 1947। इंडिया का पता ही होगा क्लास, 15 अगस्त 1947। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949, ठीक है, अक्टूबर में। फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंडिया का लॉन्च कब हुआ था? 1951 में। सबसे 51, 53, 56। 91 इंडिया, 53 चाइना और 56 पाकिस्तान। ध्यान रखना, 51, 53, 56 हिंदी में बोला, इंग्लिश में 51, 53, 56, ठीक है। अच्छा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वैल्यू और रैंक, इंडिया की वैल्यू है 0.645, रैंक कितनी है? 130। अगला है चाइना का जो रैंक है वो 87, वैल्यू कितनी? 0.761, ये याद कर लेना। पाकिस्तान का वैल्यू कितनी? 0.557 और रैंक कितनी? 154। सबसे आगे चाइना, सबसे पीछे पाकिस्तान। हाईली डेंस कंट्री कौन सा है तीनों कंट्री के बीच में? इंडिया। इंडिया का जो सर्विस सेक्टर जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, इवन सबका ही सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, और लोग कहां से कहां काम करते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर में। इंडिया की बात चल रही है, ठीक है, नॉट चाइना पाकिस्तान। हाई फर्टिलिटी रेट कौन सा है? पाकिस्तान है। जीएलएफ कैंपेन कब आया? 1958 में, चाइना की इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करने के लिए। ग्रेट प्रोलेटारियल कल्चरल रेवोल्यूशन कब आया? 1965 में। नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री कब हुआ? अर्ली 1960 है, पाकिस्तान की बात चल रहा है। सिविल वॉर जब छुड़ा वो कब छुड़ा? 1971 में, जहां पे बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान बदलकर क्या हो गया? बांग्लादेश हो गया। रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म कब आया? चाइना में सबसे पहले 78, 10 साल में आया क्लास पाकिस्तान में, और इंडिया का आपको याद है जुलाई 1991। तो 78, 88, 91 ऐसे याद करना, लेकिन वो 1978, 1988, 1991। इंट्रोडक्शन ऑफ वन चाइल्ड पॉलिसी, चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी कब लेके आई? 1979, लेट 1970 भी इसको बोलते हैं, है ईयर 1979। और खत्म कब कर दी इस पॉलिसी को? 2015 में होश ठिकाने आ गए कि भैया लड़के ही लड़के रह जाएंगे तो फिर वैसे भी आबादी खत्म हो जाएगी। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, ये क्लास, इसके अंदर इंडिया मेंबर है, इसका सार्क का फुल फॉर्म है ये ना, ये इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एशियान, इसके अंदर क्लास ये साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। इंडिया इसके अंदर है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये क्लास ग्रुपिंग्स है। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्टिक रिपब्लिक, ये तो यूएसएसआर है, जिसको आज रशिया बोलते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 कब हुआ? 28 जुलाई 1914 टू 11 नवंबर 1918। वर्ल्ड वॉर 2 हुआ 1 सितंबर 1939 टू 2 सितंबर 1940। हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर अटैक हुआ था, ये तो आपको पता ही होगा। वो सब क्लास वर्ल्ड वॉर की ही बातें हैं। तो 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। कोल्ड वॉर चला 1947 से 1991 तक। इसका डेट याद ना करो तो चलेगा, ईयर याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बट फिर भी मैंने आपको दे दिया। यही सारा डेटा है मैक्स टू मैक्स जो इस चैप्टर से, 10th चैप्टर से आईईडी के पूछा जा सकता है। 10th नहीं 8th हो गया चैप्टर अब तो 8वें नंबर का बस इंडिया पाकिस्तान चाइना ध्यान रखो, आपकी बुक में नंबरिंग कोई भी हो, ओके। तो यहाँ तक एंड हो गया, दैट्स इट। और आज हमने फाइनली 10th चैप्टर भी खत्म कर दिया और आईडी का पूरा सिलेबस खत्म कर दिया। एक बार और रिवीजन कराऊंगा एग्जाम गैप के अंदर, रेडी रहना और इसको अच्छे से लर्न करके चलना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी लेके आऊंगा, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कराऊंगा, डेट याद कराऊंगा, चार्ट खुद ही, डेटाबेस क्वेश्चन जितने भी थे खुद ही कराऊंगा आपको। नया पैटर्न से क्वेश्चन पूछ रहा है सीबीएसई, अब उसके लिए मैं रेडी हूँ। आप भी मेरे साथ क्लास रेडी रहो। सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक जरूर कर देना वीडियो को अच्छे लगे तो। बहुत कोशिश की बहुत अच्छे से गला फाड़ फाड़ के तो मेरे चैप्टर इंटरेस्टिंग बना सकूं। आई होप मैंने कुछ हद तक बनाया भी होगा, बोरिंग जितना स्कूल में लगा होगा उतना नहीं लगा होगा। बाकी अच्छा लगा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। कोई फीडबैक हो कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।